नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डार्क गली यूट्यूब चैनल। आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले खौफनाक और डरावनी कहानियां सुनने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। उस रात 10 घंटे की देरी के बाद मेरी ट्रेन किसी नई नवेली दुल्हन की तरह शर्माते हुए प्लेटफॉर्म पर आई। एक बार तो मेरा मन किया कि मैं ट्रेन के दरवाजे और शीशे सब तोड़ दूं, लेकिन मैंने अपने सारे गुस्से को अपने अंदर दबा लिया और चुपचाप ट्रेन में चढ़ गया। अपनी आंखों में गहरी नींद लिए मैं जब अपनी बर्थ पर पहुंचा तो मैंने देखा कि मेरी बर्थ पर 2 मासूम सी दिखने वाली बूढ़ी अम्मा सोई हुई थी। उन्होंने जैसे ही मुझे देखा वो तुरंत ही समझ गई कि यह बर्थ मेरी है और वो दोनों मेरी बर्थ से उठकर ट्रेन के गंदे फर्श पर लेट गई। उन बूढ़ी अम्मा को नीचे सोया देखकर मेरे अंदर से आवाज आई कि यह सही नहीं है। मैंने अपना सामान उठाया और उन दोनों से कहा कि अम्मा, आप दोनों नीचे मत सोइए, आप यहाँ पर मेरी बर्थ पर आराम से लेट जाइए, मैं अपना कोई दूसरा बंदोबस्त कर लूँगा। मेरी बात सुनकर दोनों अम्मा खुश हो गई और मुझे आशीर्वाद भी दिया और उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा 2-3 घंटे में हमारा स्टेशन आ जाएगा। फिर मैंने उनसे कहा कि फिर तो कोई तकलीफ ही नहीं है, आप आराम से यहाँ पर लेट जाइए, जब भी आपका स्टेशन आए आप मुझे आवाज़ लगा देना, मैं यही ट्रेन के गेट पर बैठा हूँ। इतना बोलकर मैं ट्रेन के गेट पर जाकर बाकी लोगों के साथ बैठ गया। ट्रेन भी अब काफ़ी अच्छी रफ्तार से चल रही थी, इसलिए मुझे बैठे बैठे नींद आने लगी थी। तभी रेलवे पुलिस का एक कर्मचारी आया और उसने कहा कि ट्रेन का यह गेट तुरंत ही बंद कर दो और गलती से भी ये गेट मत खोल देना। इतना बोलकर वो पुलिस वाला ट्रेन की अगली बोगी में चला गया और अब ट्रेन का गेट बंद होने की वजह से मुझे गर्मी होने लगी थी और धीरे धीरे इतनी गर्मी होने लगी कि मेरी पूरी शर्ट पसीने से भीग गई थी। आखिरकार गर्मी से परेशान होकर मैंने ट्रेन का वो गेट खोल दिया। वो गेट खोलते ही ठंडी हवा मेरे बदन को छूकर गुजरने लगी, जिससे मुझे काफ़ी ज़्यादा राहत मिली। फिर अचानक ट्रेन की रफ्तार धीरे धीरे कम होने लगी। मैंने बाहर झांक कर देखा तो वहाँ पर दूर दूर तक कोई भी स्टेशन नहीं था, लेकिन वहीं से कुछ दूरी पर मुझे झोपड़ी दिखाई दी और हमारी बोगी जैसे ही उस झोपड़ी के आगे से निकली तो वहां पर मुझे एक औरत बैठी हुई नजर आई। वो औरत मुझे इशारा कर कर बुला रही थी। मैं अभी उस औरत को देख ही रहा था, तभी किसी ने मुझे पीछे से जोरदार धक्का दिया और मैं चलती हुई ट्रेन से नीचे गिर गया। क्योंकि ट्रेन की रफ्तार काफ़ी धीमी थी, इसलिए मुझे ज़्यादा चोटें नहीं लगी, लेकिन मेरा कान सुन्न पड़ गया था और मेरे कान में सीटी की आवाज़ आ रही थी। इससे पहले मैं ट्रेन में वापस चढ़ पाता, ट्रेन ने फिर से एक बार अपनी रफ्तार पकड़ ली और ट्रेन वहाँ से निकल गई और दूसरी तरफ मेरे कान में सीटी की आवाज़ अभी तक बंद नहीं हुई थी और ट्रेन भी अब वहाँ से जा चुकी थी। मैंने आसपास देखा तो मेरी नज़र फिर से उस झोपड़ी पर गई। मैंने देखा कि उस झोपड़ी के पास 4-5 लोग खड़े हुए थे। वो लोग उस औरत से बात कर रहे थे। उन लोगों को उस औरत से बात करता हुआ देखकर मुझे लगा कि शायद वो औरत मेरी कुछ मदद कर सकती है। यही सोचकर मैं उस औरत के पास पहुंच गया। मैं उस औरत से कुछ पूछता, उससे पहले ही वो औरत मुझे देखकर मुस्कुराई और मुस्कुराते हुए कुछ बोली, लेकिन उस वक्त मैं कुछ सुन नहीं पाया क्योंकि मेरे कानों में सीटी की आवाज़ बज रही थी। तभी मेरी नज़र बगल में खड़े आदमी पर गई। वह आदमी भी मेरे साथ ट्रेन के गेट पर बैठा था। मैंने उस आदमी से पूछा कि अरे भैया, आप भी ट्रेन से नीचे गिर गए? इस पर उस आदमी ने 5 सेकंड के लिए मेरी तरफ देखा और फिर से उस औरत की बातें सुनने लगा। मुझे लगा कि शायद उस आदमी ने मुझे पहचाना नहीं होगा। तभी उस औरत ने एक रास्ते की तरफ इशारा करते हुए कुछ कहा। उस औरत के इशारा करते ही मैं और मेरे साथ दूसरे आदमी
उस रास्ते की तरफ निकल गए। मुझे लगा कि शायद वो रास्ता किसी हाईवे पर निकलता होगा, इसलिए मैं भी उन लोगों के पीछे पीछे जाने लगा। थोड़ा आगे जाने के बाद मुझे पता चला कि वो रास्ता किसी हाईवे की तरफ नहीं बल्कि एक जंगल की तरफ जा रहा था, जबकि मुझे वहीं पर थोड़ी दूरी पर एक हाईवे नजर आ रहा था। मैंने उन लोगों को आवाज़ लगाते हुए कहा कि अरे भाइयों, हम सब वहाँ पर जंगल में क्यों जा रहे हैं, बल्कि हाईवे तो इस तरफ है। मैंने इतना कहा ही था कि तभी एक आदमी ने एक पत्थर उठाया और मेरे सिर पर दे मारा। उसके पत्थर मारते ही कुछ देर के लिए मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया था, और जब मेरी आंखों के सामने रोशनी आई तो मैंने पाया कि अब वहाँ पर मैं अकेला ही खड़ा हूँ। उस वक्त मैं मन ही मन उस पत्थर मारने वाले आदमी को गालियां बके जा रहा था कि तभी मुझे एहसास हुआ कि मेरी पीठ पर कुछ लदा हुआ है, जिसके वजन के चलते मेरी कमर थोड़ी सी झुक गई थी। मैंने उस वजन को नीचे उतारने की बहुत कोशिश की, लेकिन ना तो मैं उस वजन को नीचे उतार पाया और ना ही ये देख पाया कि आखिर मेरे पीठ पर क्या लदा हुआ था। इसलिए अब मैं थोड़ा घबराने लगा, लेकिन मुझे यह भी पता था कि घबराने से मुसीबत कम होने की बजाय और भी बढ़ सकती है। इसलिए मैंने अपना पूरा ध्यान वहां से निकलने में लगाया और मैंने जंगल में जाने की बजाय उस हाईवे की तरफ जाने की सोची। और जैसे ही मैंने अपना पहला कदम हाईवे की तरफ बढ़ाया तो वैसे ही मेरा दूसरा कदम जंगल की तरफ जाने लगा, और उसके बाद पता नहीं कैसे मेरे पैर अपने आप ही चलने लगे और मैं जंगल की तरफ जाने लगा। और देखते ही देखते मैं उस जगह पहुंच गया जहां पर बाकी सारे लोग खड़े थे। मेरी आंखें यह देखकर फटी की फटी रह गई कि जब मैंने देखा कि उनकी पीठों पर कोई बैठा हुआ था और उनकी कमर भी मेरी तरह झुकी हुई थी। इसका मतलब मैं समझ गया था कि मेरी पीठ पर भी कोई बैठा हुआ है। मैं समझ चुका था कि अब मेरी जिंदगी ज्यादा समय की नहीं है, क्योंकि अब यह साफ हो चुका था कि यह कोई काली शक्तियों का खेल है जिसमें मैं पूरी तरह से फंस चुका था। मैं अभी यह सब सोच ही रहा था, तभी मैंने अपने आप को उन लोगों के बीचों बीच खड़ा पाया। फिर मैंने इस बात पर नोटिस किया कि वो सारे लोग एक गड्ढे की तरफ देखे जा रहे थे। फिर जब मैंने भी उस गड्ढे की तरफ देखा तो मैंने पाया कि उस गड्ढे में से काले कलर का धुआं निकले जा रहा था, लेकिन मुझे यह पता नहीं चल रहा था कि आखिर उस गड्ढे में क्या है और वो सारे लोग उस गड्ढे की तरफ क्यों देख रहे हैं। तभी मैंने नोटिस किया कि वहां पर मौजूद सारे लोग कुछ बड़बड़ा रहे थे, क्योंकि अभी भी मेरे कान में सीटी बज रही थी, जिस वजह से मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो सारे लोग क्या बड़बड़ा रहे थे। पता नहीं क्यों अब मुझे वहां पर बहुत ही ज्यादा बेचैनी होने लगी। मैं वहां से भाग जाना चाहता था, लेकिन मैं वहां से भाग ही नहीं पा रहा था, क्योंकि मेरी पीठ पर कोई बैठा हुआ था और वो मेरे पूरे शरीर और मेरे पैरों को कंट्रोल कर रहा था। तभी हम लोगों में से एक आदमी उस गड्ढे की तरफ बढ़ा और अचानक उस गड्ढे में कूद गया। उस आदमी के गड्ढे में कूदते ही गड्ढे में से निकल रहा काला धुआं और भी ज्यादा तेज और गहरा हो गया। मैं इससे पहले कुछ समझ पाता, बाकी के सारे लोग एक एक करके उस गड्ढे में कूदने लगे। जब सारे लोग गड्ढे में कूद गए तो मुझे लगा कि अब शायद मेरी बारी है, लेकिन मैं उस गड्ढे की तरफ बढ़ ही नहीं रहा था। तकरीबन आधे घंटे के बाद उस गड्ढे में से काला धुआं निकलना बंद हो गया और उसके बाद मुझे वही औरत फिर से दिखाई दी जो उस झोपड़ी के बाहर दिखी थी, लेकिन इस बार वो औरत बहुत ही ज्यादा गुस्से में लग रही थी और वो मुझे देखकर कुछ बड़बड़ाए जा रही थी, लेकिन मेरा कान तो अभी भी बजे जा रहा था, जिस वजह से मैं उसकी कोई भी बात समझ नहीं पा रहा था। अब मेरा सिर भी दर्द से फटा जा रहा था। तभी उस औरत ने मेरा गला पकड़ा और जोर से दबाने लगी। मेरी सांसें रुकने लगी और मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। फिर जब मुझे होश आया तो मैं रेलवे के ट्रैक पर नीचे पड़ा हुआ था और अब मेरे कानों में से
खून निकल रहा था। मैं किसी तरह उठा और रेलवे ट्रैक के सहारे आगे चलते हुए एक छोटे से स्टेशन पहुंच गया। वहां से निकलकर मैंने डॉक्टर के पास जाकर अपने कानों का इलाज करवाया, जिसे ठीक होने में पूरे 3 महीने लग गए थे। कान ठीक होने के बाद जब मैंने इस घटना की बात दूसरों से की तो मुझे पता चला कि वो औरत एक डायन थी और वो अपने शैतान गुरु को जिंदा करने के लिए लोगों की बलि देती है, जिसमें उस औरत की मदद दूसरी प्रेत आत्माएं भी करती है और वो दूसरी प्रेत आत्माएं लोगों की पीठ पर बैठकर उस शैतान के पास लेकर आ जाती है। वो तो अच्छा हुआ कि नीचे गिरने के कारण मेरे कान सुन्न पड़ गए थे और मैं उस मनमोहिनी डायन की बातें और मंत्र नहीं सुन पा रहा था। नहीं तो वो डायन मुझे भी अपने बातों में फंसा लेती और मेरा भी वही हाल होता जो उन लोगों के साथ हुआ था। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।